नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किन किन कारणों से होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप सभी लोग टॉपिक डाल लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सुने। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के पहले आपको यह समझना होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, ऑक्सीकरण या इसी को क्या कहते हैं, उपचयन। और आपको क्या समझना होगा, अपचयन। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और इसको रिडक्शन कहते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किन किन चीज़ों में होता है। सबसे पहले सुने, तो आपको यह पता होगा, हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया है कि ऑक्सीडेशन किन किन कारणों से होता है। आप सभी को यह पता होगा कि यदि ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, अर्थात ऑक्सीकरण हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन हट जाता है तो रिडक्शन हो जाता है, आपको यह पता है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हट जाता है, और इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। आपको इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन लोग कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। तो विद्युत ऋणी का जुड़ना और विद्युत धनी का घटना, ठीक है। विद्युत ऋणी का घटना या अलग होना, ठीक है। आपके 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे अपन लोग, विद्युत धनी तत्व का अलग होना या जुड़ अलग होना या घटना, और यहाँ पर विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। तो और इसके बाद हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उपचयन कि अपचयन, उपचयन कहलाता है। बताओ सही सही कह रहे। तो सुनो, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसके बाद हमने एक और आपको पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन का घटना क्या कहलाता है, अपचयन को प्रदर्शित करता है। एक और पॉइंट बताई थी आपको ऑक्सीकरण के आधार पे, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना उपचयन को प्रदर्शित करता है, और ऑक्सीकरण में कमी होना अपचयन को प्रदर्शित करता है। आप सभी ने इस कक्षा में, अगली वाली कक्षाओं में इन सभी उपचयन और अपचयन के प्रक्रमों को समझा होगा। क्या आप लोगों ने समझा है? यदि आपने समझा है तो हमें आशा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और आपको ये भी पता हो जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीकरण किस परिस्थिति में हो रहा है और अपचयन किन परिस्थितियों में हो रहा है। और आप लोग सभी जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार के प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि जे वाले प्रक्रम जिस अभिक्रिया में देखने को मिलते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना।
तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत हमने क्या बताया, ऑक्सीकरण अपचयन। तो आपको अपचयन में हमने क्या बताया कि जिसमें ऑक्सीजन घटती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, विद्युत ऋणी तत्व का घटक घटाव होता है और विद्युत धनी तत्व जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, घटता है, अर्थात क्या होता है, निकलता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन में इसका अपोजिट है, इसके अंतर्गत क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन का घटना होता है, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना होता है, विद्युत धनी तत्व का घटना होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव और ऑक्सीकरण का बढ़ाव। हमने ये चीजें आपको बताई हैं। ऑक्सीकरण संख्या में लगातार वृद्धि हो रही, कल ही हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन संख्या में अगर लगातार वृद्धि हो रही तो यह ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है, बताया था हमने, बहुत सारे उदाहरण बताए थे कल, ठीक है ना। और आपको यह पता होना चाहिए कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकारक अपचायक कौन है और इसमें किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जी हमने कल भी बताया था और हम 2-3 क्लासों से पिछले में बता भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको यह पढ़ना होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पेपर में क्या आएगा आपके लिए। देखो पेपर में क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया को सिद्ध कीजिए कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, और आपको एक समीकरण दिया होगा। तो आपको उस उत्तर में लिखना क्या होगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि दिए गए तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, दिए गए तत्व का अपचयन हो रहा है, इसीलिए अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। हमें आशा है कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम उनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। आपको नोट करना हो तो 5 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकारों के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमने आपको कल रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें आपको संयोजन, वियोजन, अपघटन, ठीक है ना, और विस्थापन, ठीक है ना, और बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, जिसमें आज आपको हम सबसे पहले संयोजन अर्थात संयोग अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। कौन सी अभिक्रिया, आप सभी लोग टॉपिक डालिए, संयोग रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन लिख दी इसको, संयोग या संयोजन, संयोग या संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, इसी को इंग्लिश में कहते क्या है, कॉम्बिनेशन। बात नहीं करेंगे कोई भी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने 10वीं क्लास में, आपने कक्षा 10वीं में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कक्षा 10वीं में आप सभी ने पढ़ा है कि संयोजन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। तो आप सभी लोग 10वीं कक्षा का अगर रिमेंबर करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपने कक्षा 10वीं में संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या पढ़ी है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर अर्थात रिएक्टेंट्स मिलकर एकल उत्पाद का यानी लीनियर प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो टू रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, टू रिएक्शंस क्या कराते हैं, आपस में इंटरेक्ट कराते हैं, आपस में क्या कराते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया कराते हैं, तो उससे लीनियर प्रोडक्ट्स अर्थात एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया अर्थात संयोग अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, इसको सुने, कोई लिखेगा नहीं, हम आपको परिभाषा भी लिखवाएंगे और सुनिए भी। जिस प्रकार आपने कक्षा 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा है कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर जब एकल प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, तो आप सभी को पता है यह कॉम्बिनेशन अर्थात संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसके तत्पश्चात आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया पढ़ाने के पीछे जो परिभाषा है वो हम आपको बताते हैं कि ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया, सुनेंगे सब लोग, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक आपस में भाग लेते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे
उदाहरण से अभी आप उदाहरण से समझा रहे, अभी हम आपको ना परिभाषा लिखवा रहे हैं ना हम आपको उदाहरण लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कृपया करें यहाँ पे सुनेंगे, सब लोग बार बार नहीं बताएंगे हम किसी को। ठीक है, तो आप यहाँ को पता है कि Mg प्लस O2 तो 2MgO। आपको यहाँ पे पता चल गया कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एकल उत्पाद अर्थात 2MgO का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हुई। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विद्युत धनी तत्व है और विद्युत धनी तत्व से यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ गया है। सॉरी, यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे कोई भी तत्व है, यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर उपचयन हुआ। क्या हो गया बताओ, उपचयन हुआ। और आप सभी को पता है यदि यहाँ पर उपचयन की अभिक्रिया हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई भी तत्व है, यहाँ पर विद्युत धनी तत्व इससे जुड़ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पता है कि जहां अपचयन और उपचयन दोनों हो, तो आप यहां पे देख सकते हैं अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे। और आपको एक और चीज पता होगी, संयोजन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर वन अर्थात लीनियर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, दिस इज द कॉल्ड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो आपको यह हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इंग्लिश में देखो, हिंदी में परिभाषा क्या लिखेंगे सुने, तो लिखें पहली बात तो आपका ये उदाहरण हो गया। ठीक है ना, आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं ऐसा। और परिभाषा क्या होगी, जब नहीं ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया, आराम से पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक या रिएक्टेंट अभिकर्मक या रिएक्टेंट्स मिलकर एकल उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, अब इसको लिख दो, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो हमें आशा है कि आपको संयोजन अभिक्रिया के रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्या आपको समझ में आया, क्या आ गया। आपने पहले क्या पढ़ी, इसकी परिभाषा, पहले उदाहरण पढ़ा आपने, थोड़ा उदाहरण से समझा ना, आपने इसकी परिभाषा पढ़ी, तो ये आपका फर्स्ट उदाहरण हो गया। आप दूसरा उदाहरण लिखिए। दूसरे उदाहरण के अंतर्गत कोई बता सकता है कि कौन सा उदाहरण आ सकता है, देखिए देखिए C+O2 कार्बन का दहन हो गया, यहाँ पे CO2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये विद्युत धनी तत्व लगभग है, तो यहाँ पे जुड़ गया, तो क्या बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, विद्युत धनी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका अर्थ क्या होगा, अपचयन। और यहाँ पे क्या होगा, उपचयन। तो यहाँ पे संयोजन भी हो गया, अपचयन उपचयन भी हो गया। तो हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लें। हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया। इसके तत्पश्चात हम आपको अपघटन के बारे में पढ़ाएंगे। और हमने संयोजन अभिक्रिया के हमने केवल 2 ही उदाहरण लिखवाए हैं। आप अपने मन से कुछ भी उदाहरण और एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो कि इन दोनों चीज़ों का पालन करते हो। ठीक है ना। तो आप सभी को हम आपको विघटन की अभिक्रिया पढ़ाते हैं, अपघटन की अभिक्रिया पढ़ाते हैं। तो आप अगला टॉपिक डाल लीजिए, वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया। टॉपिक डालिए। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन की या अपघटन अभिक्रिया।
बात नहीं करेंगे कोई भी वियोजन या अपघटन। इसे इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डी, अब इंग्लिश में स्पेलिंग अच्छे से नहीं है पता, डीकम्पोजिशन कहते हैं, लेकिन ठीक है अभिक्रिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने 10वीं में क्या कैसी परिभाषा पढ़ी, बिल्कुल वही परिभाषा है। सुने, क्या आप हमें सुन सकते हैं? तो सुने, तो आप सभी को यह पता होगी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। जब एकल अभिकर्मक अर्थात लीनियर रिएक्टेंट्स मिलकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, 2 and 2 more than create products is called decomposition reaction। कहने का अर्थ क्या है कि आपने पढ़ा है कि एकल अभिकर्मक मिलकर जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते थे तो इसको क्या कहते थे अपन लोग, इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, तो आप लोग कैसी परिभाषा करेंगे कि ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो आपको यह कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो 10वीं में पढ़ाया गया था उसके आगे आपको क्या जोड़ना है कि ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें आपको क्या करना है, एकल अभिकर्मक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखिए, साथ में लिखेंगे, कोई भी हम बाद में नहीं छोड़ेंगे इस किसी को, ठीक है। सुने, तो लिखें ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको यह पता है चीजों को आपको तोड़ना है तो बिना उष्मादान काम हो जाए। 2 आदमियों को अलग करने हैं, ठीक है, जैसे 2 आदमी हैं, हाथ मिला रहे या पकड़े हैं हाथ, जैसे गुंडा आओ, 2 जने हाथ पकड़े हैं, एक को अगर क्या करने पर अलग करने पर तो क्या कहें, अरे अलग कर दे, ऐसा कहेगा, अलग कर रहा हो कि नहीं कर रहा दे। सो क्या हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि 2 रिएक्टेंट्स को अर्थात आपको किसी एकल उत्पाद को यदि तोड़ना है, रिएक्टेंट्स को तोड़ना है, अभिकर्मक को तोड़ना है, बात नहीं करेंगे कोई भी, तो क्या होगा, उसको आपको क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो आपने यह भी पढ़ा होगा कि वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी भी होती हैं, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हैं। तो ऊष्मा शोषी का अर्थ क्या होगा, आपको एक डब्बा दे दिया, कहीं न टूट जाओ, कि पन्नी में तोड़ने तो का हथौड़ा मारने लगे, आग ही लगा दें। तो करना क्या है, आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा भी तो एक ऊर्जा है, तो आपको बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे हम ऊष्मा कहते हैं। आपको पता है ऊष्मा की क्यों जरूरत है, आपको पता है जैसे ही हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होते हैं, चीजें दूर दूर होने लगती। जैसे आपको पानी में पता है, जैसे आपको अणु में पता है, जैसे आपको पता है जीते अणु है पास संगनित धारे थे जीते अणु, लेकिन जैसे तुमने ऊष्मा दी तो जी अणु कहाँ निकला, बाहर निकलने लग, यानी फैलन लग। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि यहाँ पर वियोजन हो रहा है, टूट रहे। तो कहने का अर्थ है कि वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी भी होती हैं। वो समझ में आया, आपने रट लिया होगा कि ऊष्मा शोषी से क्या होती है वियोजन।
आज आपको पता चल गया होगा ऊष्मा शोषीकरण का है। तब कि जब कोई चीज़ तोड़त हो तो क्या करो, जब तक तुम का नहीं करो किला ने ऊष्मा नहीं दे तो टूट कैसे जे हैं। तुम्हारा अगर हमें गर्दन इतने की अलग करने हैं तो जब तक हम चाकू ने धरा तो कैसे अलग हो जाए। समझ रहे बात को? कुछ आपको समझ में आया है? आप तो बम भोले के भक्त लग रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनो, आप विजय क्या है आपका हाल। तो यहाँ पे अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग उदाहरण में बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग उदाहरण लिखिए, बात नहीं करेंगे कोई भी व्यक्ति। यहाँ पर आप KMnO4 लिखिए, KMnO4 KMnO4 बात नहीं करेंगे कोई भी व्यक्ति। KMO बड़ा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यह उदाहरण समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर NaH से Na और H2 बना। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर NaH में क्या हो गया, NaH से यहाँ पर दो क्या हो गए, NaH क्या था, एकल अभिकर्मक था, और यहाँ पर 2Na और H2 क्या हो गया, दो वियोजन हो गए, अर्थात यहाँ पर वियोजन की अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप टॉपिक डाल लीजिए क्या, विस्थापन अभिक्रिया। सुने, टॉपिक क्या होगा आज, अंतिम टॉपिक होगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ाएंगे विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसके दो प्रकार हैं। तो आराम से सुने, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। तो आप सभी को यह पता होगा कि आपने कक्षा 10वीं में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी हैं। इसमें क्या होता था कि जब जैसे यदि हम उदाहरण बताएं, 10वीं का बता रहे हैं, ये इसमें लागू नहीं होगा, लेकिन ठीक है। आपको पता है FeSO4 प्लस Cu प्लस, नहीं फिर इससे क्या हो जाता, नहीं ऐसा था, Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ पे क्या बन जाता था, FeSO4 ये आपका विस्थापन का उदाहरण था। यहाँ पर आयरन क्या है, एक अभिक्रियाशील तत्व है। इतना अभिक्रियाशील तत्व है, इतना गुंडा आदमी है कि आदमियों घर से खदेड़ खदेड़ मारा थे, ठीक है ना। कहे अब जो एक आदमी को घरे आए, दो जने सो रहे, वो तो घर में पड़ गओ तो कहा उन्हें गोली मार दी, ठीक है। तो करत कहा है कि जब कोई अभिक्रियाशील तत्व, उच्च अभिक्रियाशील तत्व निम्न अभिक्रियाशील से टकराते हैं तो क्या हो जाते, ओ की जगह ले लेते। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब सेना नायक या सेनापति राजा से क्या हो जाते, ताकतवर हो जाते, तो अपनी गद्दी छीनने की कोशिश करते राजा की गद्दी छीनने की कोशिश करते, फिर एक दिन वो छीन लेते। जब प्रक्रिया धीमी धीमी होते, तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी गति से होती है, धीमी धीमी गति से होती है। दूसरी बात, Fe जो होता है आयरन, एक उच्च अभिक्रियाशील तत्व है, तो यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है कि किसी उच्च अभिक्रियाशील तत्व द्वारा किसी यौगिक को उसके यौगिक से विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब आप रेडॉक्स अभिक्रिया में कैसे पढ़ेंगे, तो सुने। तो आपको कैसा लिखना है, लिखिए, हम बोल रहे हैं, देखो जल्दी से लिखिए कि ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसके अंतर्गत, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसके अंतर्गत उच्च अभिक्रियाशील तत्व कुछ नहीं, आपको हमने आज 10वीं का पढ़ाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है, कि आपको पता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसके अंतर्गत हम
उच्च अभिक्रियाशील तत्व को उच्च अभिक्रियाशील तत्व से किसी यौगिक को किसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे और इसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लिख लीजिए, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिखा जाता है, डिस्प्लेस this is the called of displacement reaction। ठीक है, तो आपको इतना परिभाषा में तो आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हो गई क्योंकि आपने 10वीं में याद की थी। ठीक है, इसके बाद आपको यदि हम एक जैसे आप देखो होता क्या है, कैसा है सुनिए, x प्लस वाई जेड होता है। मान लो देखो यहाँ पे तो क्या होता है, x वाई हो जाता है प्लस जेड निकल जाता है। नहीं एक्स वाई नहीं, एक्स जेड हो जाता है, वाई निकल जाता है। होता है कि नहीं होता? यहाँ पर जो उच्च अभिक्रियाशील तत्व है, जो उसका यौगिक है, इसमें से इसको भगा दिया तो वो भग गया। उसमें से कहा घर से निकलो बाहर, तो क्या निकल गया, घर से बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या आपको और पढ़ना है क्या, कि एक आध और प्रकार पढ़ा दें, विस्थापन ही पढ़ा दें? ठीक है, तो आप सभी लोग क्या है अगला टॉपिक डालिए। इसके प्रकार क्या है, धातु विस्थापन अभिक्रिया और अधातु विस्थापन अभिक्रिया, इसके दो प्रकार हैं। धातु और अधातु विस्थापन अभिक्रिया। ये धातु विस्थापन अभिक्रिया है और अधातु विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, बात नहीं करेंगे। तो आपको कुछ नहीं लिखना, देखो धातु और अधातु में कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो धातु और अधातु में दो की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, सुने। केंसी रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उच्च अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक को उसमें से विस्थापित कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, धातु विस्थापन अभिक्रिया। और अधातु विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जब ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें कोई अधातु उच्च अभिक्रियाशील धातु अपने उसके यौगिक से आपको विस्थापित कर देती है, उसे क्या कहते हैं, अधातु विस्थापन अभिक्रिया। पहले परिभाषा लिखिए आप लोग, बन जाएगी आप पे, तो लिख के बताओ पहले आप लोग।